आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा हम हमारे साथ जुड़े जो मामलात थे उसी के साथ रिलेटेड है। हम दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर करते हैं उसकी खबर कौन करेगा? और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं किन मुश्किलात से दो चार हैं, किस तरह से सारी रिपोर्टिंग वगैरह करते हुए किन किन हालात से गुजरना पड़ता है। और जिस तरह आपने कैप्शन में भी पढ़ा होगा, फिर क्राइसिस में जो जर्नलिज्म है जम्मू कश्मीर का, इसके बीच में ये फेसबुक पे जो लोग आते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं और एक मोबाइल खड़ा करके जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो इससे हमारी क्या इमेज, जो जर्नलिस्ट की जो रियल अथेंटिक जर्नलिस्ट होते हैं, जो अपनी सभी ज़राया से ख़बरें निकाल के सभी ज़राया को कंफर्म करके ख़बर आप तक देते हैं, उसके बाद उनकी और उसकी पोजीशन क्या होती है। यूजुअली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं पहले आपको होगा, आपसे गुजारिश है इसको लाइक करें, शेयर करिए। पहले होता है जैसे यूँ लगता है जैसे भीख मांग रहा है। और इस सब के बीच में आज के प्रोग्राम मुद्दा करने का मुद्दा मकसद मेरा यही था। कल शाम को कुपवारा में आजकल ये गोश्त वगैरह का जो पकड़ने का सीज़न चल रहा है, इसमें कुपवाड़ा में भी कल पाए का गोश्त पकड़ा गया था। पाया जो यूजुअली जिसे कश्मीरी में पाँच कहते हैं। तो मैंने कल सोशल मीडिया पे दो मामला देखे। एक कि सोशल मीडिया पे एक साहब ने उसकी खबर कर रखी थी, सोशल मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट ने, और उसने लिखा था कुपवाड़ा में पांचे का गोश्त। एक वो चल जाता, शायद टेक्निकल एरर हो जाता, वो एरर हो जाता है उससे हमें, या राइटिंग एरर हो जाता है। और फिर एक जगह पे लिखने का पेंचे का गोश्त, और उसके बाद वो कंटिन्यू उसका जो आगे उसने खबर को इलाबरेट किया था, उसमें जगह जगह पेंचे का गोश्त। और पेंच एक्चुअली पंजाबी ज़बान का एक वर्ड है, और ये जो आपका पजामा होता है उसके नीचे वाला बॉटम जो होता है उसको पेंचा कहते हैं, पंजाबी ज़बान का वर्ड है। लेकिन वो साहब ना पेंचे का गोश्त, क्योंकि जब पेंचे पे मैंने पूरी तरह गौर किया तो मुझे अब तक मालूम हुआ कि नहीं, ये पाया जो है उसको पेंचा उसको उस एंगल से लिया है, शायद उसको मालूम नहीं। और दूसरे एक साहब ने सोशल मीडिया पे कल चढ़ा रखा था, मैं वीडियोस का देखा और देखा था कि कुपवाड़ा में भेड़ की टांगों का गोश्त ज़ब्त, भेड़ की टांगों का गोश्त ज़ब्त। तो ये सहाफ़ी हमारे सोशल मीडिया पे, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ज़ुबान बिल्कुल जो हो वो सही हो, फ़र्क आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन उतना भी फ़र्क ना आए जिससे। और फिर जब मैंने गौर खोज किया तो हमारी यूनिवर्सिटी से जब इन दोनों जो खबरें थी सोशल मीडिया पे मालूम करने पे हुआ, तो एक साहब जो थे वो इससे पहले एसपीओ थे, भर्ती हुए थे कहीं पे एसपीओ, जो साहब ये हेडलाइन चला रहे थे, जो खबर चला रहे थे, पहले साहब एसपीओ थे। और एसपीओ भर्ती होने के बाद कहीं कुछ गलती हो गई, तो फिर उसके बाद वो एसपीओ छोड़ के तो मैं जर्नलिस्ट बन गया। और दूसरे साहब के बारे में भी ऐसा ही कुछ मालूम हुआ, और कोई कहीं जहाँ फिट ना हुआ वो जर्नलिज्म में आ गया, सहाफ़त में आ गया। और इसका यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जो हमारा पढ़ा लिखा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से पीजी वगैरह करके आते हैं, उनके लिए स्पेस स्क्वीज हो जाती है, क्योंकि आमतौर पे लोग देखते हैं, उनको देखने से, इंटरटेनमेंट से। तो ये जो पढ़े लिखे हैं इनके लिए कितनी मुसीबतें, इनके जो जिन हाउसेज में अगर किसी को किसी हाउस में मीडिया हाउस में काम करने का मौका मिला तो उसके पास वहाँ पे भी जगह स्क्वीज होती है। वो पढ़ा लिखा ही कुछ में दिमाग में होता है कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, मैं कौम की खिदमत करूंगा। जब आता है किसी न्यूज़ रूम में तो सबसे पहले उसको पीनट्स में सैलरी दी जाती है, उसकी बेकारी का, जो एक बेकारी है उसकी बेकारी का उसके साथ मजाक किया जाता है, उससे सौदा किया जाता है। और फिर उसके बाद उसका काम का ऐसा शेड्यूल दिया जाता है कि शायद बहुत से लोग इस मीडिया फर्टर्निटी, मीडिया जो हिस्सा है मीडिया के लोग हैं या मीडिया ग्रुप्स में आने के बाद कहते हैं तौबा हम किस मुसीबत में फंस गए। तो हमारा आज का मुद्दा यही, और इस मुद्दे में मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के। MM शुजा जो हैं हमारे जाने माने सहाफ़ी हैं और इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इवन कि कई बार ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी अदालतों तक पहुँचे हैं, RTS करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। MM शुजा ने मुझे ज्वाइन कर लिया है और मेरे साथ आज अज़हर रफ़ीकी जो हैं हमारे जाने माने सहाफ़ी हैं, वो भी हैं। पिछले दो चार वक्त महीनों से मैं उनके कुछ दिखाऊँ। सबसे पहले खुश आमदीद आपका शुजा जी, खुश आमदीद। सहाफ़त में आपका नाम, आपका मुकाम, बहुत से लोग आपको नहीं जानते होंगे साहब, जाहिर है आप पर्दे पे बहुत कम आते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन हम जानते हैं आपका वैल्यू, आपकी कदर क्या है, आपसे सीखते हैं। बहुत से लोगों ने सीखा है, शायद मैंने भी कुछ अल्फाज सीखे हूँ आपसे, कुछ लाइनें सीखी आपसे। आज के सहाफ़ी हमारा है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, क्या वाकई में उसको
जिस उम्मीद के साथ वो इस मैदान में आता है उसको वो जगह मिलती है यहाँ पे। मेरा आपसे सीधा सवाल है। सनम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बहुत इस शुक्रिया। बहुत अच्छे मुद्दे पे मतलब बुलाया हमें बात करने के लिए। मेरा ये कहना है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो पूरा शोभ दौर हमारा गुजरा है 93 से लेकर, जैसे जब मैं 93 में इस फील्ड में आ गया, हालात बहुत खराब थे। उस दौर से लेकर आज तक हम देखते हैं कि बहुत सारे सहाफी, एक तो आपने जो खुद कहा कि पीनट्स पे काम करते हैं, वो तो माली एक लिहाज से उनका। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है उनके लिए, जो आपने खुद बात छेड़ दी कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस जगह पे काम करते हैं जहां पर जिन हालात में आपने देखा कि किस तरह, किन मराहलों और किन मुश्किलात से यहाँ पर काम करना पड़ा। खासकर जो मिलिटेंसी का एक दौर गुजरा है, मैं खुद प्रिंट मीडिया से जब हमने शुरुआत की, छोटे छोटे अखबारों से शुरुआत की, तो किस तरह एक प्रेशर बन जाता था कि कहां पर किसको अकोमोडेट करना है, किसका प्रेस नोट देना है, किसका नहीं देना। बहुत खराब हालात हमने देखे, और उन हालात में हमने देखा कि बहुत सारे सहाफी जो हमारे साथ काम करते थे, जिनसे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिला, वो मतलब टारगेट बन गए, और नामालूम, जिसको मैं ये कहूंगा कि नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों हलाक हो गए। जिसमें हम शाहबाज साहब की बात करेंगे जो सबसे सीनियर थे, रोजनुमान सफा से मैं बात करूंगा, मैंने भी वहां पर कुछ टाइम दे दिया। उसके बाद हम देखेंगे और भी कुछ अखबारात है, परवाज मोहम्मद सुल्तान से लेकर शुजात बुखारी साहब तक, मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज्यादा, 14-15 ऐसे सहाफी है जो इन हालात के भेंट चढ़ गए। लेकिन इसके बावजूद, जो आपने खुद जिक्र किया, जब मैंने एक आरटीआई किया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, कि आप मुझे बताइए कि कितने सहाफी यहाँ पर जो है इस हालात में जो है हलाक हो गए नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों, और उसको कितना कंपनसेशन मिला। और आपको ये जानकर सनम ताज्जुब होगा कि वहां पर यह कहा गया कि कार्ड ही नहीं है कि कितने सहाफी थे जो इस तशद्दुद की भेंट चढ़ गए। तो उसे आपको खुद इस बात का अंदाजा लग सकता है कि हम कहाँ पर है, हमारी जो बुनियाद है वो कहाँ पर है। थोड़ा शुजा मैं रोकना चाहूंगा हमें ओन नहीं करता तो हम कहाँ जाए। ये शुजा, क्या आपकी आरटीआई जो आपने की उसमें ये इंफॉर्मेशन बस कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने सहाफी हमारे शहीद हुए इन हालात में? तो अगर ये नहीं है तो यहाँ सहाफी कौन है फिर? डिपार्टमेंट है, नो रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कंपनसेशन तो दूर की बात है, हम कंपनसेशन पे आए कि किसको कितना कंपनसेशन मिला, किसकी फैमिली को कितना मिला। क्योंकि सनम, आप इस बात से वाकिफ है कि जब एक जर्नलिस्ट, जब उसकी मौत होती है, चाहे किसी भी तरह से, नेचुरल हो या तशद्दुद के भेंट चढ़े, लेकिन उसके बाद उसकी जो फैमिली है वो किन हालात से गुजर जाती है। मतलब बहुत सारे सहाफी जिन किसके साथ हमें काम करने का मौका मिला नहीं है आजकल, लेकिन उनकी फैमिली को हम जानते हैं कि किस तरह वो सफर करना पड़ा, लेकिन कोई उनको माली मावनत नहीं दी जाती है किसी भी तरह से। शुजा, आपने रोंगटे खड़े कर देने वाली इससे खबर कर दी। यानी फिर सरकार के पास भी यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है कि जहाँ सहाफ़ी कौन है, फेसबुक वाला कौन है, यूट्यूब वाला कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है, यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर सरकार का तो खुदा ही हाफिज़ है। फिर अगर सरकार इन्फॉर्मेशन बताती है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने यहाँ पे सहाफ़ी शहीद हुए हैं, हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने, मैं 2 लोगों का तो विटनेस हूँ। अल्लाह मग़फ़रत करे परवाज़ सुल्तान को, अल्लाह मग़फ़रत करे हज़रत शुजात बुखारी साहब को, इन 2 का तो मैं भी विटनेस हूँ। और इसके साथ परवाज़ सुल्तान के साथ साथ हमदे मकबूल साहिल, वो तो नेचुरल डेथ हुई, अल्लाह मग़फ़रत करो। नहीं, बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस हालात का शिकार हुए। अगर सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अब चलिए, सरकार नहीं करेगी। मैं आज के इस प्रोग्राम को इसलिए मैंने किया, मैंने कल शाम को जो कुपवाड़ा में मीट पकड़ा था, उस दौरान मैंने एक वीडियो देखा, शायद मैंने इंट्रो में भी बता दिया। तो उसका जो हमारे सहाफ़ी, जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है या सहाफ़ी, उनने बड़ा अपनी उसका टैग लाइन भी बड़ा अजीब न्यूज़ रखा था, नाम रखा था, और वो पेंचे की बात कर रहा था। जबकि पाचा कश्मीरी भी शायद कहते हैं, पाचा ही कहते हैं कश्मीरी में, उर्दू में इसका सीधा है कि पाया। यानी तो दूसरे सहाफ़ी जिस हजरत ने स्टोरी की थी कि कुपवाड़ा में भेड़ की टांगों का गोश्त जब्त किया गया,
तो ये है हमारे उन सहाफ़ी को, और उनकी लपेट में हम भी आते हैं। हमें भी घर वाले बताते हैं, वालदेन या घर में फैमिली के दूसरे लोग, भाई ये लो आप सहाफ़ी हैं। लेकिन मेरा मुद्दा मकसद यही आज के प्रोग्राम का, हमारा जो ये तबका है, ठीक है, लोग इन्हीं को सहाफ़ी समझते हो कि डन, लेकिन ये जो पढ़ा लिखा तबका हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी से निकल के आता है, हर साल 30-40-50 यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से निकलते हैं, 30-40 इस्लामिक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, 10-30 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से भी 50-60 और काबिल तरीन लड़के निकल के आते हैं। और फिर उनको कहाँ पे आगे जगह है, कहाँ पे जाएं, कहाँ, अगर लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन सर मुझे भी नहीं लग रहा है, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी से या यहाँ की यूनिवर्सिटीज आती है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बार अगर एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की हम बात करें, जब वो फील्ड में आ जाता है तो उसका भी एक ये होता है कि वो जो है अपनी प्रोफेशनल, अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो बखूबी निभाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब माली हालात भी एक मुस्तकिम होनी चाहिए, अगर आप काम करते हैं और आप हालात में काम करते हैं तो उसके लिए एक माहाना कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि जो अखबारात है या जो मीडिया हाउस है वो कुछ पैसे उनके लिए देते हैं जो शायद आज की महंगाई के दौर में उनके खुद के गुजारे के लिए भी कम है, तो फैमिली को तो दूर की बात है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर हम इस हालात में बात करें, जैसे सरकार के पास भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट है उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए जो हमने बारहा जब हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया या हमने कोर्ट में भी इसके लिए एक पिटीशन किया था, उसमें भी हमने ये कहा कि एक वाज़िह पॉलिसी होनी चाहिए थी हर मामले में कि अगर हमारे कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ी बात है इसको एक इंश्योरेंस के दायरे में लाइए कि कल इसको कुछ होता है तो एक इंश्योरेंस, एक हैंडसम जो अमाउंट है इसकी फैमिली को मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर इसको कुछ होता है तो उसको एक कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये चीजें जो होनी चाहिए थी, ताकि उससे क्या होता है आप तो शुजा मरने के बाद की बात करते हैं। यहाँ पे जो इस वक्त इन सर्वे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो काम करते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी है? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात कहूं, जिस दिन मेरी जेब में अच्छा पैसा होता है उस दिन मेरी स्टोरी बड़ी मस्त होती है, क्योंकि मेरा टेंशन नहीं होता है। मैं कहता हूं आज जिस दिन मेरी जेब में पैसा नहीं होता है, मुझे खुद है, अब 20-22 साल का मेरा भी तजुर्बा है थोड़ा सा, तो इस दौरान मुझे खुद होता है कि मैं उस दिन अच्छी स्टोरी नहीं कर पाता हूं। तो ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं जॉब सिक्योरिटी है हमारे इन जर्नलिस्ट को, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। देखिए, हमारे जो लड़के हैं नए जो आए हैं, ये मेरे साथ काम करते हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरी के साथ, किसी का ईपी फंड नहीं करता है, किसी को भी जॉब का ये नहीं है कि साहब को सुबह सुबह सलाम सही नहीं किया एडिटर साहब को तो शाम को नौकरी जा सकती है उसकी। और छोटा बहाना, आज की कश्मीर में थोड़ा जो सेंसरशिप की बात है, उसमें सेंसरशिप का बहाना करके फटाफट से निकाल देते हैं। कोई ऑफ स्क्रीन कर देता है, कोई बाईलाइन खा लेता है, और जर्नलिस्ट की तो बाईलाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है इस वक्त एक पॉलिसी भी मुरतब करा है। क्या क्या होना चाहिए इंफॉर्मेशन की, इस नई जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी है, जो मीडिया पॉलिसी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए कि खासकर सबसे बड़ी बात जो है, हमने जब एक कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी की है, तो उसमें कोर्ट में कुछ कागजात मांगे हैं जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं। हमने एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेगुलेट चाहिए, एक प्रिंट मीडिया तो एक अलग से है, प्रिंट मीडिया के लिए क्या होना चाहिए। और दूसरा जो आजकल ये जो सोशल मीडिया का है, जो आप खुद कह रहे हैं कि किसी ने बेड़ का पाँव कहा, किसी ने कुछ कहा, जो आजकल मोबाइल करके लोग, और बहुत सारी जगहों पे आपको भी शिकायत मौसूल होती है कि ब्लैकमेलिंग होती है, कुछ लोग हैं जो मोबाइल की बुनियाद पर इसको ये करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है एक पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए। सरकार एक पॉलिसी लेकर सामने आए कि ये पॉलिसी है, एक जर्नलिस्ट को ये होना चाहिए, उसके लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट जो इसके लिए मॉनिटर किया गया है, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, उस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस डिपार्टमेंट को देखे कि कहां पर कौन है और किसको देना चाहिए। देखिए सनम, जब हमने एक आरटीआई किया था, हमने उनसे पूछा था कि आपने कितने लोगों को ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी को जो ये सोशल मीडिया पे चलाते हैं, हमने डीसीएस को भी इसमें लिखा है। तो सब जगह से हमें एक जवाब ये आया है कि हमने किसी को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं दी है। अगर जो केबल एक्ट के तहत इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं दे दी है, दूसरी तरफ इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन जो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने नहीं दे दिया,
तो मुझे एक बात बताइए, जब जब कहीं इलेक्शन होता है या गवर्नमेंट फंक्शन होती है, तो इन लोगों को आप और मुझसे पहले ही पास इजरा होते, हिंदी को बुलाया जाता नहीं, हमें नहीं बुलाया जाता। अब हमारे यहाँ बुलाया जाता है और इन्हीं को ये है। तो मुझे बताइए, जब तक एक साइड से सरकार ये कहती है कि हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकार कहती है ये हमारे पास रजिस्टर नहीं है, सरकार कहती है हमने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, हम इनको तस्लीम नहीं करते, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट फंक्शन होती है तो उस वक्त इनको बुलाया जाता है और इनके पासेस यहाँ थे। इलेक्शन की रिकॉर्ड देख लीजिए आप, कोई भी फंक्शन देख लीजिए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें सबसे पहले इनको होता है। तो गैरबाजी मेरे आती है साथ सामने। अजहर के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अजहर रफीकी हैं। अजहर बहुत सीनियर, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट में से शुमार किए जाते हैं और बिजनेस पे इनका बड़ा होल्ड है, बिजनेस पे बहुत लिखते हैं। अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप तो रफीक हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से आपके कुछ राइट अप्स देख रहा हूँ। आप लिख रहे हैं अखबार में, और आप लिख रहे हैं हमारी जो सरकार की पॉलिसी है और पॉलिसी के साथ साथ जर्नलिस्ट वगैरह के हवाले से क्या है आपका उसमें नुक्ते नज़र के साथ साथ आपको टेंशन क्या है कहना चाहते हैं उसमें उनका जो राइट अप्स हैं आपके? अजहर, क्या हाल है? मैं एक्चुअली एक मुख्तसर जायजा लेता हूँ। आपने जो हमारे गेस्ट मेहमान को बुलाए हैं वो बहुत ही सीनियर हैं, हमारे शुजा साहब बहुत ही इस पर नजर रखते हैं। हमारा एक ब्रॉडर एक इशू है, पिछले 20 साल से हम देखते आ रहे हैं। एक रिवायती तर्ज से ये काम चल रहा है कि जो यहाँ पर मीडिया में काम करते हैं उनको एक एहसान के तौर पर रखा जाए। यहाँ के लेबर राइटर्स और मुलाजिम के हुकूक के ऊपर कभी भी बात नहीं हुई। हमने 6th कमीशन में मुलाजिम के रिपोर्टिंग की, हमने 7th पे कमीशन पर रिपोर्टिंग की, लेकिन एक तबका है सिर्फ मीडिया मुलाजिम का जिनके हुकूक के बारे में कोई बात नहीं होती। अब है शुजा साहब जैसे और भी कुछ लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, जिस पर बात करते हैं। हमारा एक ब्रॉडर इशू है कि इसको पहले तस्लीम किया जाए कि ये एक वर्किंग फोर्स है, ये एक इंडस्ट्री में काम करता है, और इनको जिस तरह से नेशनल लेवल पर राइट्स मिलते हैं इनके हुकूक भी यहाँ पर तस्लीम किया जाए जी। अगर बिहार में किसी मीडिया वर्कर को वो किसी भी तबके से वाबस्ता हो, वो चाहे वहाँ पियान हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे एडिटर हो, उसके हुकूक तस्लीम शुदा है और उनके डिपार्टमेंट्स उनको जो है वहां पर वो चीज मॉनिटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कल्चर ही नहीं था। जो अपनी सलाहियतों के बल पर, अपनी क्वालिफिकेशन के बल पर वो इस लाइन में आया, उसने इसको एक प्रोफेशन के तौर पर इख्तियार किया, उसके लिए यहाँ पर कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। वो इस वजह से है कि यहाँ पर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कभी इस कल्चर को परवान चढ़ने नहीं दिया। अब बदकिस्मती की एक बात है, बदकिस्मती की बात यह है कि जो एक डिपार्टमेंट, चाहे जो भी इससे मुतालिक डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीजों को मॉनिटर कर सकते थे, उन्होंने कभी इस चीज को देखा ही नहीं। महकमा इत्तलाआत ने सिर्फ आज तक इश्तिहारात का हिसाब किताब जमा रखा, ये फंक्शंस पर कार्ड वार्ड बांटने का काम रखा, लेकिन मॉनिटर किस तरह से होता है, आप किस तरह फंड्स देते हैं, आप इस तरह एडवर्टाइजमेंट के नाम पर सरकार का फंड्स रिलीज करते हैं, आपने क्राइटेरिया का रखा है। आपको क्राइटेरिया पर देखना चाहिए ना कि पहले वहां पर मुलाजमिन की बात हो कि आपको कितने मुलाजमिन है, तब जाकर आपको कितना मिल सकता है। वो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। पिछले जमाने में कभी बनाया गया था लेकिन उसमें कभी अमल नहीं हुआ। हमारा मसला यह है कि लेबर डिपार्टमेंट जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इस वक्त, उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन पीएफ लेता है, किसके पास प्रोविडेंट फंड है, किसके पास नहीं। कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, लेकिन मैंने देखा कि बेशतर पीएफ का स्कैंडल मैं जरा बताऊंगा। मैं पीएफ का, माफ कीजिएगा, मैं पीएफ का स्कैंडल बताता हूं जो मेरे पास पीएफ का स्कैंडल है। आवाज उठाना चाहते हैं और हम अजहर, मैं पीएफ का स्कैंडल पहले अपने नाज़रीन को बता दूं और अरबाब इकदार को बता दूं। पीएफ का स्कैंडल शुजा पता क्या है, यहां किसी अखबार में अगर 10 लोग काम करते हैं तो वो, क्योंकि उसको एम्पैनल होने के लिए अपना मुलाजमीन का नाम देना है और देना है उनका पीएफ कार्ड कितना काट रहा है,
उस अखबार वाले ने किसी भी जो लोग वहां पे काम करते हैं उनका नाम नहीं दिया है, उस मालिक ने, उस अखबार के मालिक ने। उसने नाम दिया अपने रिश्तेदारों का, बांजे का, पुफेरे भाई का, मासेरे भाई का, और उनके नाम से पीएफ काटा जाता है। वो जो वहां पे काम करते हैं उनका नाम ही नहीं होता है कहीं पे इंफॉर्मेशन में कि हमारे एम्प्लॉय या हमारे साथ ये रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं, और फिर उनका जो पीएफ है वो उस अखबार वाले के भतीजे, पुफेरे, साले, चाचे, ताए, मामे के नाम से कटता है, और फिर वो खुद ही उसको घर में ही बांट देता है। ये बड़ा स्कैंडल है। इस पे हमारी सरकार को देखना पड़ेगा कि ये जो पीएफ कटता है ये अखबार मालिक का कौन क्या है। ये दो बड़े स्कैंडल है। एक तो अखबारों में स्कैंडल है हमारी जो पब्लिकेशन कितना छपता है, पब्लिश कितना होता है। जो रजिस्ट्रेशन एम्पैनल के लिए सरकार की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए बस वो प्रिंटिंग प्रेस वाले से सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जी हमारा 20,000 छपता है, हमारा 30,000 छपता है, 10,000 छपता है। कभी देखा नहीं है ग्राउंड पे 139 पेपर्स कश्मीर से छपते हैं। जो एम्पैनल अखबार है 139 छपते कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमारा आज का मुद्दा है मुलाजमीन और जर्नलिस्ट। शुजा, मैं तुम्हारे पास आना चाहूंगा। अजहर ने बड़ा सवाल उठाया, अजहर ने बड़ा सवाल उठाते हुए बताया कि हम तो है ही नहीं कहे, कैसे सरकार को थोड़ा मशवरा भी दें, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अब जो पॉलिसी बना रही है, मीडिया पॉलिसी बना रही है, 2020 में जो बनी थी उसकी कोई औकात नहीं रखी गई बाद में। आज में क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए, दोनों से जानना चाहूंगा मैं। देखिए सनम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी ऐसी हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम उस जगह काम करते हैं जहां पर किसी की गारंटी नहीं है। पहली सबसे बड़ी बात पहले मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, और हालात का भरोसा नहीं होता है आजकल क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ दिस, वो एक सबसे बड़ा पहले एक इशू है इन हालात में काम करने के लिए। दूसरी ये बात है कि ये गाइडलाइंस हो कि डिपार्टमेंट जो है पहले इस बात को क्लियर करे कि वो किसको जर्नलिस्ट कहते हैं, मानते किसमें। अगर जब तक कि इनको बाहर नहीं किया जाए, जब तक कि एक सेग्रीगेशन ना हो, कि एक प्रोसेस ना हो कि यहां से यहां तक कैसे किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट में अभी एक मैस हो चुका है जिसमें किसी को जर्नलिस्ट कहना सबसे बड़ा मुश्किल है। शायद मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट के लिए भी एक अब मुश्किल बन गया है कि वो किसको कहे और किसको ना कहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पहले ये देखना है कि किसको कहे और क्या है। और दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने जब आरटीआई डाला था तो उसमें हमने इनको कहा था कि क्या जर्नलिस्ट के लिए कोई वर्कशॉप होता है, क्या जर्नलिस्ट का कोई इंटरेक्टिव सेशन होता है, क्या डिपार्टमेंट इन जर्नलिस्ट को कभी महीने 2 महीने लेती है या इनको पूछती है करना क्या है। तो वहां उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब खुद देख लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट के पास एक बजट होता है काम करने के लिए, और इनका कोई अच्छा खासा बजट, लेकिन उस बजट में अगर ये जर्नलिस्ट के साथ नहीं बैठे, अगर उनसे राय ना पूछे, हो सकता है हमसे भी सीनियर हो, मैं ये नहीं कहूं मैं 32 साल से हूं, कोई 40 साल से का भी हो सकता है, तो उनको सामने लाना चाहिए, उनसे राय पूछनी चाहिए। लेकिन उनके खाते में भी कहीं पर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया तो वो है, जब तक कि उसमें काम नहीं किया जाए तो ये चीजें तो होती रहेगी। ये मुश्किलात जो है ये इनका हमें सामना करना पड़ेगा जब तक कि सरकारी थोड़ा सा अंजर आज भी लेट आए। अंजर जाते जाते मेरे पास वक्त कम बचा, 8 बजे मुझे अपना प्रोग्राम जो है वाइंड अप करना है। जरा अंजर मुझे चलते चलते बता दीजिए क्या सजेशन होंगे आपको, किस तरह से इसको बेटर किया जा सकता, क्योंकि आज मैं भी कहीं जाता हूं तो पहली नजर से मुझे वो लोग देखते हैं शायद आप ब्लैकमेलिंग करने। और आपको मैं एक मिसाल भी अभी दूंगा अपने मामले की। एक तहसीलदार साहब के पास मैं गया और मैं जेन्युइन उसको काम, उसने फटाफट में मैसेज नीचे लिखा जिसपे मैं वो गया था, उसको लिखा कि काम बंद करो, ये आ गया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। और बाद में जिस आदमी को उसने मैसेज किया उसने मुझे दिखाया, कहा तू ब्लैकमेल करने गया था। तो जरा ये ब्लैकमेलर का टैग जो हम पे लग रहा है इसको भी खत्म करने की जरूरत है। क्या क्या कैसे जर्नलिस्ट और इन लोगों में से फर्क किया जा सकता है? जी सनब, बहुत ही आसान मसला है, ये आसान बात है। हमारे पास एक पर्टिकुलर निजाम, हम इस निजाम में काम करते हैं। हम एक गवर्नर, एक तरीकेकार के साथ गवर्नर होते हैं, और इसी तरह से मीडिया इंडस्ट्री भी गवर्न होती है कानून के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास मजीदा बोर्ड की सिफारिशात हैं, सुप्रीम कोर्ट की फिर ये है कुछ डायरेक्शंस हैं। बिहार गवर्नमेंट के पास अभी रिसेंटली उन्होंने पेंशन, जो साहब पेंशन याफ्ता हूं उनको पेंशन बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से दीगर स्टेट्स में नेशनल लेवल पर वहां पर काम हो रहा है इस बारे में।
कश्मीर में उन्हीं कवानीन का इतलाक चाहिए। ये सिर्फ महकमा इत्तलात, लेबर और इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट का काम है जो इन सब चीजों पर मॉनिटर करें, और यहाँ की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि वो इसमें ताउन करें। उनको अपने मसाइल हैं, हम उनसे वाकिफ हैं, उन अब मसाइल को वो उठा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन मुलाजमीन का मसला जब तक हल नहीं करेंगे तो मुलाजमीन के हुकूक पर कोई अपना पैर नहीं रख सकता है, सबको नहीं मार सकता। और ना फाइनल कमिट, मेरा वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल कमिट शुजा जी, फाइनल कमिट। मैं अजहर इस स्टोरीज को, इसको मैं सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा, मैं इस पे कल भी प्रोग्राम करूंगा, लेकिन शुजा जी आज के प्रोग्राम के लिए फाइनल कमिट क्या हमारी सरकार को, क्योंकि आमतौर पे जर्नलिस्ट को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने सीआईडी के हवाले किया है, जब भी कहीं जाते हैं वहां कहते हैं नहीं पहले सीआईडी से कंफर्मेशन लाइएगा, वो वेरिफिकेशन लाइएगा। यूजुअली ये मैंने खुद भी जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मुझे जाना होता है तो मुझे कहते हैं नहीं आपका सीआईडी का आपने अप्लाई नहीं किया सीआईडी में वेरिफिकेशन के लिए, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंफॉर्मेशन का डायरेक्टर यंग है, नए आए हैं, आईएएस ऑफिसर है, कहीं बात सुन लें तो शायद बात पे अमल कर सकते हैं। सजेशन क्या होंगी शुजा जी, आपकी फाइनल कमेंट, आपका लास्ट कमेंट आज के प्रोग्राम के लिए? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सनम का कि आपने ये मसला उठाया। बड़े बड़े इसमें काम करने वाले हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे भी उससे राय पूछी जाए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है कि सरकार जब भी कुछ चीज बनाती है तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को नहीं लेती है, जिसकी वजह से बाद में वो अमलाया नहीं जाता या उसको कुछ खामियां रहती है। इसमें को जो सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर साहब भी है, मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे राय ली जाए, एक स्टेक होल्डर्स को राय ली जाए, उसके बाद ये पॉलिसी तरतीब दी जाए। और जैसे अजहर ने अभी फुल कहा कि एक पेंशन है, जो हमने पहले भी उठाया कि एक पेंशन का सिलसिला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस जर्नलिस्ट को कुछ होता है या इसके लिए, इसकी फैमिली के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए और इसकी फैमिली के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मैं कंटिन्यू करूंगा इस सीरीज को पूरी तरह से, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मुआशरे के साथ जुड़ा हुआ है। शुजा, ये सारा मामला हमारे मुआशरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है वो आईना होता है एक सोसाइटी का, और अगर सही तौर पे आईना ना हो, आईने में खुर्चें पड़ी हो, तो मुआशरे की शक्ल भी जो है खुर्चों वाली होती है। तो मैं इसको कंटिन्यू सीरीज करूंगा। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एमएम शुजा जाने माने हमारे साफी हैं, जो हिंदी में कहते हैं संपादक, यानी एडिटर भी रह चुके हैं, एडिटर भी हैं, और अजहर जो है बिजनेस पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं और इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अपनी इकॉनमी जर्नलिस्ट की क्या है वो दुनिया जानती है, यूजुअली हमारे जो नए जर्नलिस्ट आते हैं इनके लिए। लेकिन नाजरीन, आपको बताता चलूं, ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ये सारे जर्नलिस्ट, और उनमें से एक मिसाल जो है आज सुबह ही गुजरी मुझे, वो एक सोशल मीडिया पे एक पेज फेसबुक पे बनाया था, हु इज़ द बेस्ट जर्नलिस्ट। उसमें तस्वीर लगाई थी हमारे नेटवर्क 18 के साथ, एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के बाहर तक कवर कर चुके हैं, वार कवर कर चुके हैं, उनकी तस्वीर, और हमारे यहाँ के एक और यूट्यूबर की तस्वीर साथ में थी, हु इज़ द बेस्ट जर्नल। और ये जो हमारे साथी हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की बड़ी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू किए, और वो जो साहब जिनके बाद उनका कंपेयर किया जा रहा था, उन्होंने वो बब्बर शेर और दूसरों के इंटरव्यूज़ 2-3 किए हैं, और उसके बाद वो जर्नलिस्ट खाते में दर्ज हुए हैं और उनका और इनका मुकाबला कराया जाता था। ये जर्नलिस्ट जो है बड़े हैं, इनका एक अपना सहाफ़ती मुकाम है, कैरियर है, लेकिन कंपेयर कहाँ से किया जा रहा था कि ये वर्सेस ये, हु इज़ द बेस्ट। अब ये भी सोच हमारी है, कहाँ पहुँचा दिया है जर्नलिस्ट को। और उसके साथ साथ हमारा जो महकमे इंफॉर्मेशन है या हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो कहीं आइडेंटिफाई तो करे कि कौन जर्नलिस्ट है, कौन जर्नलिस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई, हम सब जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कौन वर्किंग है, कम से कम वर्किंग जर्नलिस्ट तो है, उनकी तो लिस्ट बनाइए। और यहाँ पे अखबार मालिकान की जो मोनोपोली है, 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ साल का अगर एडवर्टाइज है, वो इसलिए उनको मिलता है कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको भी एक अच्छी खासी, उनका भी सही तौर पे घर चले। लेकिन उन अखबारों के साथ काम करने वाले लोग जो हैं उनको पीनट्स में दिया जाता है, उसकी भी एक इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। उनका ईपीएफ जो है वो क्यों नहीं करता है, और फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन सारे मुद्दों पर नज़र रखे। नई हमारी पॉलिसी बन रही है, उसमें भी कुछ पैरामीटर्स रखे। हरहरा गैरा नथु खैरा, जिसने भी फेसबुक शाम को मोबाइल निकाल के माइक पकड़ लिया हाथ में और वो तज्ज़िया और तबसरे करने लगा, कम अज़ कम इसमें पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ इसमें तजुर्बा चाहिए,
और किसी के अंडर पहले काम तो करना चाहिए, कहीं सीखा होना चाहिए ना। अगर ठीक आपके पास पढ़ाई नहीं, आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, जो भी है, लेकिन कहीं किसी के अंडर काम करके आपने सीखा होना चाहिए। अगर बिना सीखे आप शाम को मोबाइल माइक लेके मोबाइल पे चढ़ बैठे और जर्नलिस्ट बन बैठे, तो फिर उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है जो वाकई में अपना खून पसीने करके इस मैदान में आए हैं या आ रहे हैं, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, उनके उस क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। कई मिसालें हैं, एक मिसाल भी मैंने दी आपको कि हमारे एक तहसीलदार साहब जो है कहीं पे डिमोलिशिंग वगैरह को लेके मेरे पास आए थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन साहब ने फ़ौरन उनको मैसेज करके लिखा ब्लैकमेलर आ गए हैं, जल्दी इसको काम को ख़त्म करो। और बाद में जिन साहब का वो था वो मेरे पास आके मुझे कहता कहाँ गए थे, क्या करने वाले ये लोग, ये तो आपका मैसेज आ गया था मुझे। तो ये नाजरीन, ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब साहब ज़ाहिर है एक प्लस पॉइंट मैं उसको भी दूंगा, जब हमारे जो ये जो अखबारी मालकान हैं अगर ये सही सैलरी ना दें, कंफर्टेबल सैलरी ना दें, तो फिर उसके बाद वो आदमी जो काम करता है, जिसको टैक्सी में जाना है, जिसको कहीं सोमो में चढ़ना है, जिसको कहीं स्टोरी पे काम करना है, वो स्टोरी तो उसे लेते हैं, तो उसमें खर्चे कौन देगा उसके लिए। कभी कभी फिर वो अगर कर भी जाएं तो मैं उसके लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं ज़िम्मेदार ठहराऊंगा हमारा जो डिपार्टमेंट है। मेरे साथ बहुत से यंग जर्नलिस्ट काम करते हैं, नए, रिजवान है उनमें, हमारी बेटी है यहाँ पे, इकरा है, या बाबर खान है, या दूसरे लोग हमारे साथ हैं जितने भी काबिल हैं, मेहनती हैं, और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं उससे मुझे यकीन है कि हमारी जर्नलिज्म का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन कहीं फंस भी जाता है तो फंस गया तो फिर तड़पना क्या आमतौर पर कहा जाता है। मुद्दा इतना ही आज के मुद्दा से दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी, रात 9 बजे फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रिजवान का भी मैंने नाम लिया, रिजवान भी तैयार बैठे होंगे, 9 बजे 8 बजे वो आपके लिए लाएंगे उर्दू खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।